नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका की न्यूज में। चलिए गौर करते हैं खबरें फटाफट पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने कहा है कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी तब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा, मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि मैं केंद्र शासित प्रदेश के तहत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन साथ ही मेरी पार्टी इस तथ्य से भी अवगत है कि हम किसी को राजनीतिक स्थान नहीं लेने देंगे। महबूबा ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने करने के लिए 5 अगस्त 2019 को पारित किए गए आदेशों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर करने होंगे। सेंट्रल लीडरशिप को उनके दर्द को समझना होगा, उसके लिए पारित सभी कठोर उद्देश्यों पर अमल को रोकना होगा। आजकल जम्मू कश्मीर में दमन का युग है, इसे खत्म करना होगा। उन्होंने सवाल किया कि जिस किसी को भी किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसे एहतियाती हिरासत में डाल दिया जाता है। ट्विटर पर वास्तविक भवनों और उजागर करने से आपको जेल हो जाती है। पहले 24 जून को जम्मू कश्मीर पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की है। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। महबूबा ने इस बात पर जोर दिया था कि विश्वास बहाली के लिए कई उपाय करने की जरूरत है। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों के पर्यटन और व्यापारिक समुदाय को राहत प्रदान करना शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी की कश्मीर के नेताओं से मीटिंग को लेकर परेशान हो गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इसे ड्रामा और पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज बताया है। कुरैशी ने कहा, गुरुवार को जो मोदी ने मीटिंग की है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मोदी ने गुरुवार को कश्मीरी नेताओं के साथ अहम मीटिंग की है। इसमें कश्मीर के तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। 3 घंटे चली मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इन नेताओं की बात को ध्यान से सुना और फिर अपनी बात भी कही थी। कुरैशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई दिल्ली में हुई मीटिंग पर सवालों को जवाब दिए कहा, मेरे हिसाब से तो यह मीटिंग एक ड्रामे से ज्यादा कुछ नहीं थी। बहुत ज्यादा कहें तो यह एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज थी। कुरैशी ने कहा, कश्मीरियों को अब भी अपनी पहचान की तलाश है। वो आज़ादी और स्वायत्तता चाहते हैं, इन्हें सुरक्षा भी चाहिए और भारत वहां जो आबादी में बदलाव की कोशिशें कर रहा है उसे वहां के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आर्टिकल 370 और धारा 35A को बहाल करना होगा। कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा देना होगा। मोदी से मीटिंग में इन नेताओं को इस बारे में कोई ठोस जवाब या भरोसा नहीं दिलाया गया कि राज्य का दर्जा फिर कब बहाल किया जाएगा। जो बाइडेन को सत्ता में आए 5 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फोन तक नहीं किया। इस बारे में पूछे गए सवाल पर यूसुफ ने कहा, बाइडेन इमरान को फोन नहीं करते हैं तो ना करें। मोदी सरकार ने सबसे अहम प्रोजेक्ट में शुमार स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर शुक्रवार को इंडियन स्मार्ट सिटी कंटेस्ट 2020 के नतीजे घोषित किए हैं। केंद्र आवास पर एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वर्चुअली हुए कार्यक्रम में सबसे बेहतर शहरों को अवार्ड दिए। 100 स्मार्ट सिटीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में सूरत और इंदौर ने बाजी मार ली है। राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप चुना गया है। 2019 में सूरत स्मार्ट सिटीज में इकलौता विजेता था। इस बार में उसे यह अवार्ड इंदौर के साथ बांटना पड़ा है। यह पहली बार है जब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों को उन्होंने शहरों के ओवरऑल परफॉर्मेंस और उनकी बेहतर भूमिका के लिए अवार्ड दिए हैं।
मंत्रालय ने कोविड इनोवेशन कैटेगरी के तहत भी जॉइंट विनर घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली और यूपी में वाराणसी ने यह पुरस्कार जीता है। मिनिस्ट्री के मुताबिक मिशन के तहत आने वाले कुल 5,924 प्रस्तावित प्रोजेक्ट का खर्च 1.78 लाख करोड़ रुपए है। मंत्रालय ने बताया कि 70 स्मार्ट सिटीज ने अपने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स डेवलप किए गए हैं। ये मिशन के तहत तैयार बुनियाद ढांचे के साथ साथ कोविड मैनेजमेंट के लिए भी वॉर रूम की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे सेंटर सभी 100 शहरों में डेवलप किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग बॉडी के सामने यह साबित करने में नाकाम साबित हुआ कि उसने आतंकवाद के खिलाफ सख्त और प्रामाणिक कार्रवाई की है। पाकिस्तान को कुल 27 मांगे पूरी करनी थी। इनमें से 3 सबसे ज्यादा अहम थीं। इनमें से एक वह किसी भी रूप में पूरी नहीं कर पाया। 2 पर आंशिक कार्रवाई ही हुई। वो 2018 से इस लिस्ट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान एक अहम शर्त पूरी करने में नाकाम रहा है। FATF के प्लानरी सेशन के दौरान ये भी पाया गया कि इमरान सरकार ने उन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई सही तरीके से नहीं की जिन्हें UN ने आतंकी संगठनों का आका करार दिया था। FATF ने अपने बयान में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जल्द ही काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग से जुड़ी बाकी शर्तें पूरी करेगा। इस दौरान पाकिस्तान ने जैश, लश्कर, जेयूरी, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी। पाकिस्तान अब तक जमात उद दावा के हाफिज सईद और कुछ तालिबानी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाया है, लेकिन इसके पुख्ता सबूत देने में नाकाम रहा। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर और हक्कानी ग्रुप के नेताओं के खिलाफ तो एक्शन ही नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक FATF अब पाकिस्तान में जाकर कार्रवाई का जायजा लेगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे और इसकी रिपोर्ट पेरिस भेजी जाएगी। ये भी देखा जाएगा कि जिन संगठनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे कितने कारगर साबित हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि उनका देश FATF की लगभग तमाम मांगों और शर्तों पर कार्रवाई कर चुका है और अब उसे ग्रे लिस्ट में रखने का कोई औचित्य नहीं है। कुरैशी ने कहा था कि हमारे सामने 27 शर्तों की लिस्ट रखी गई थी। चीन दुनिया के साथ भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। चीन के अपने कब्जे वाले तिब्बत में शुक्रवार को पहली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन तिब्बत की राजधानी ल्हासा से नियांगची तक चलेगी। भारत के लिए ये एक अलर्ट है क्योंकि नियांगची शहर की दूरी अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सिर्फ 119 किलोमीटर है। चीन की इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन 435.5 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसका उद्घाटन कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है। अभी इसके लिए सिंगल लाइन ही डाली गई है। ट्रेन 9 स्टेशनों पर रुकेगी जिसमें ल्हासा, शनान और नियांगची स्टेशन भी शामिल है। ट्रेन 47 टनल्स और 121 पुल से होकर गुजरेगी। इसके अलावा ये ट्रेन ब्रह्मपुत्र नदी को 16 बार क्रॉस करेगी। यदि टनल और पुल की दूरियों को मिलाएं तो रेलवे लाइन की टोटल दूरी के 75% होगा। ट्रेन 10 मिलियन टन तक का वजन ले जाने में सक्षम है। तिब्बत में चीन का ये दूसरा रेलवे प्रोजेक्ट है। इससे पहले चीन क्विगई से लेकर ल्हासा तक रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है। नवंबर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत में बिछाई जाने वाली रेलवे लाइन को लेकर अपना विजन बताया था। पाकिस्तान में एक हफ्ते में दूसरा आतंकी हमला हुआ। इसमें 5 सैनिक मारे गए और करीब 27 घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने घटना की पुष्टि कर दी है। यह आतंकी हमला बलूचिस्तान के सिबी जिले में हुआ है। ज्यादातर घायल सैनिकों की हालत गंभीर है। घटना के बाद आतंकी फायरिंग करते हुए भाग गए। इस क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है और फौज की एक टुकड़ी ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही लाहौर में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट किया गया था। ISPI की तरफ से जारी बयान में घटना की जानकारी दी गई है। बयान के मुताबिक पाकिस्तान सेना की एक टुकड़ी पर घात लगाकर फायरिंग की गई है। इस दौरान 5 सैनिकों की मौत हो गई। आतंकियों को भी नुकसान हुआ।
सेना ने अपने बयान में कहा, हमारे कायदों पर यह हमला कायरता से किया गया है। घटना के बाद घायलों को अस्पतालों पहुंचाया गया था और आतंकियों के भागने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। इस इलाके में तलाशी अभियान के लिए एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। अमेरिका के लॉस एंजलिस कोर्ट में आज 2008 में हुए 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तैमूर राणा की भारत को प्रत्यारोपण करने के मामले में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई कर रहे जज जैकलीन जिलियान ने डिफेंस अटॉर्नी और प्रोसिक्यूटर को 15 जुलाई तक अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का आदेश दिया। राणा के वकील बोले, हेडली के आतंकी साजिश का पता नहीं था। कोर्ट में राणा के वकीलों ने उसका पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राणा को हेडली के आतंकी साजिश रचने के बारे में नहीं पता था। हेडली झूठा है। उसने आपराधिक मामलों में अमेरिका को कई बार धोखा दिया है। उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। वकीलों ने कोर्ट में कहा कि राणा की जानकारी के बिना यह आतंकी साजिश रच रहा था। सुनवाई के दौरान राणा की 2 बेटियां भी कोर्ट में मौजूद रहीं। सुनवाई के दौरान राणा सफेद कलर का जंपसूट, काला चश्मा और मुंह में मास्क लगाकर आया था। उसके पैर जंजीरों से बंधे थे। तैमूर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कैनेडियन बिजनेसमैन है। भारत पहले ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। इधर सुनवाई से पहले अमेरिका सरकार की तरफ से सीलबंद दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए। सुनवाई 25 जून को अमेरिकी समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे होनी है। राणा को शिकागो में 14 साल की सजा हुई थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने पर सेहत खराब होने के आधार पर सजा पूरी होने से पहले ही रिहा कर दिया गया था। भारत ने उसे प्रत्यारोपण की अपील की थी। भारत में हत्या की साजिश में मामले शामिल होने के आधार पर उसे सौंपने की मांग की थी। इसके बाद 10 जून 2020 में उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और पाकिस्तान अमेरिकी लश्कर तैयबा आतंकवादी डेविड कॉलमैन हेडली के बचपन का दोस्त है। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट का पहला रूट 16.5 किलोमीटर लंबा है। यह एम्स 2 करोंद तक जाता है। फिलहाल इसी रूट निर्माण हो रहा है। पिछले 30 महीने में एम्स होशंगाबाद रोड, सुभाष नगर, MP नगर जैसे क्षेत्र में 180 पिलर खड़े किए गए हैं। 6,981 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट पर अब तक पर बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर 138 करोड़ रुपए ही खर्च हुए, यानी सिर्फ 2%। मेट्रो निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार इस रफ्तार से रूट पर काम पूरे होने को कम से कम 4 साल लगेंगे। भोपाल में चलने वाली मेट्रो रेल जयपुर मेट्रो जैसी ही होगी, सिर्फ कोच कम रहेंगे। जयपुर में 6 कोच वाली मेट्रो चलती है, जबकि भोपाल में संख्या 3 होगी। हालांकि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो कोच भी बढ़ेंगे। प्रत्येक 5 मिनट में स्टेशन से ये रेल मिलेगी। NDRF ने पटना की बिहट्टा में कुएं में गिरी एक महिला को रेस्क्यू किया है। महिला जिस कुएं में गिरी थी वह 30 फीट गहरा था और उसमें 5 से 6 फीट तक पानी भरा था। इसमें विषैली गैस की भी संभावना है। आसपास के लोग जब महिला को निकालने में कामयाब नहीं हुए तो बिहट्टा स्थित NDRF कैंप को जानकारी दी। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 4 घंटे बाद महिला को निकाला कर अस्पताल पहुंचाया गया। गांव की 35 वर्षीय सीमा देवी सुबह ही घर के पास के कुएं में गिर गई। महिला के गिरते ही आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, किंतु कुआं संकरा और गहरा था। साथ ही बहुत पुराना होने के कारण अंदर विषैली गैस की भी संभावना थी। ग्रामीणों ने रस्सी से टायर को बांधकर अंदर गिरी महिला को सहारा देने का प्रयास किया। साथ ही स्थानीय थाना को भी सूचित किया गया। इस बीच NDRF कैंप में संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और पहले कुएं के अंदर से किसी भी संभावित जहरीले गैस को बाहर निकालने का प्रबंध किया गया। कुएं के अंदर अपने मशीनों से बाहरी स्वच्छ हवा भरी। इसके बाद बचाव दल के आशुतोष कुमार ने रस्सी से सहारा कुएं में प्रवेश किया तथा पीड़िता को रस्सी की मदद से बेसुध हालत में कुएं से बाहर निकाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार रात को बड़ी कार्रवाई करते श्रम विभाग के लेबर कमिश्नर प्रत्येक जाजड़िया को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई ACB ने जयपुर में की। घूसखोरी के इस केस में ACB ने लेबर कमिश्नर के अलावा 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। इनमें एक व्यक्ति का नाम रवि मीणा है, वह आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेषाधिकारी के पद पर है। दूसरा आरोपी दलाल अमित शर्मा है।
ट्रैप के बाद देर रात एक सीबी टीम विशैली नगर इलाके में गांधी पथ स्थित प्रातिक जाजड़िया के घर सर्च कार्रवाई करने में जुटी थी। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी व एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश में यह कार्रवाई डीएसपी मांगीलाल के नेतृत्व में की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मूल रूप से झुंझुनू का रहने वाला प्रतीक जाजड़िया भारतीय डाक सेवा में वर्ष 2011 बैच का अफसर है। वह पहले बिजनेस डेवलपमेंट विभाग डाक सेवा में डिप्टी जनरल मैनेजर था। इसके बाद राजस्थान में डेप्यूटेशन पर आ गया। राजनीतिक प्रभाव से वह डाक सेवा से डेप्यूटेशन पर राजस्थान में आ गया। सीधे तौर पर प्रशासनिक सेवाओं से नहीं जुड़ा होने के बावजूद प्रत्येक को लेबर कमिश्नर की सीट पर एक सरकार के पोस्टिंग दी। अंतरिक्ष में सैकड़ों अज्ञात वस्तुएं देखे जाने पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इसको समझ पाना मुश्किल है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ विदेशी अंतरिक्ष यान या ड्रोन हो सकते हैं। 144 उद्देश्य वस्तुएं दिखे जाने में से केवल एक ही पहचान हो पाई है। अंतरिक्ष में उद्देश्य वस्तुएं देखे जाने के बाद पेंटागन ने जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि अंतरिक्ष में ये वस्तुएं अजीब तरह की हलचल पैदा कर रही हैं। पेंटागन के रक्षा उप सचिव कैथलीन हिक्स ने एक प्रेस रिलीज जारी कर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान सामने आए यूपी के अधिक व्यवस्थाएं रिपोर्टिंग का आदेश दिया है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब थमने लगी है, लेकिन जानकारों ने पहले ही कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर दी है। स्वास्थ्य जानकारों की माने तो देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ने खतरे की वजह से तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। देश में राजस्थान में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। अरब सागर से उठे चक्रवात की तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र और केरल में जमकर तबाही मचा दी थी। चक्रवात के चलते कई लोगों की जानें भी गई थी। हजारों लोग बेघर हो गए थे। चक्रवात को तबाही मचाकर गुजरे 1.5 महीना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर लोग अब भी उसकी मार से उभरे नहीं हैं। गुजरात के अमरेली जिले के छोटे से द्वीप शियाल बेट में चक्रवात ताउते के तांडव से जो बिजली गुल हुई थी वो अब तक बहाल नहीं हो सकी। शियाल बेट के लोगों की जिंदगी अब भी अंधेरे में कट रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के सौराष्ट्र तट से टकराने और घरों, बिजली व संचार लाइनों को क्षतिग्रस्त करने के 1.5 महीने बाद भी अमरेली जिले के पीपावाव बंदरगाह से थोड़ी दूर एक छोटे से द्वीप शियाल बेट के करीब 6000 निवासी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। चक्रवात तूफान के ताउते चलते शियाल बेट द्वीप की बिजली आपूर्ति 17 मई को बाधित हो गई थी। चक्रवात में सबसे अधिक नुकसान अमरेली जिले में हुआ है। अमरेली के करीब 620 से अधिक गांवों को ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तरी गुजरात में बिजली आपूर्ति करती है। तो खबरें फटाफट में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।